खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहाँ एनजीटी के रोक के बावजूद नदी घाटों से बालू का खनन हो रहा है। इतना ही नहीं, उसका भंडारण धनबाद में किया जा रहा है। धनबाद में ही इसे खपाया भी जा रहा है। जिले में पाथर घाटा सहित कई घाटों से बालू का अवैध उठाव जारी है। बेखौफ बालू माफिया इसे नदी से उठाकर डंप करते हैं, फिर इसे सैकड़ों ट्रैक्टर के जरिए लोड कर खपाया जा रहा है। बालू के लगातार अवैध खनन और परिवहन से जामताड़ा को धनबाद से जोड़ने वाला जुरगुडीह पुल भी क्रैक कर गया है। बीजेपी ने प्रशासन पर बालू माफिया से 60 गांठ के आरोप लगाते हुए अवैध कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया है। का भी आदेश आया हो कि बालू उठाव नहीं होगा, लेकिन जामताड़ा जिले में धनबाद के बालू माफिया प्रशासन का मिली भगत से जामताड़ा जिला का बालू को जामताड़ा जिले के अंदर में सुखजोड़ा हो या और बहुत से जगह पर जो अवैध रूप से जो है डंप करके रखे हुए हैं और उस बालू को जो है धनबाद लेकर के बिक्री कर रहे हैं, जो कि सरासर जो है ये अवैध रूप से ये बालू का जो है डंपिंग ये लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बालू माफियाओं का जिला प्रशासन का लोगों के साथ जो है मिली भगत के साथ ही ये सब जो है बालू का कालाबाजारी हो रहा है और बालू से तेल निकालने का ये लोग काम कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य जामताड़ा से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुमन, एनजीटी के रोक के बावजूद भी इस तरीके से धड़ल्ले से खनन जारी है, तो ऐसे में क्या समझा जाए? आखिर प्रशासन की जो चुप्पी है या फिर खनन विभाग की चुप्पी को कैसे देखें हम लोग? इसमें देखा जाए तो खनन विभाग की और जिला प्रशासन की चुप्पी है, जो लोगों के बीच चर्चा है। आए दिन इस तरह की बातें सुनने में आ रही है कि जामताड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से बालू का उठाव धड़ल्ले से हो रहा है, जिसका जायजा लेने हमने भी जब जामताड़ा क्षेत्र के सुखजोड़ा, बीरगांव, गोपालपुर, जुगरूडीह सहित विभिन्न जगहों का दौरा किया तो वहाँ की तस्वीरें जो है वो सबके सामने है। हमने देखा कि रास्ते में खाली बालू के ट्रैक्टर ही जा रहे हैं और चारों तरफ बालू डंप करके रखा हुआ है। तो हमने जब दौरा किया तो ये मिली तस्वीरें और इस पर प्रशासन की चुप्पी जो है वो सवालों के घेरे में है, जिस पर बीजेपी ने सवाल किए हैं। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कुछ कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी, मैंने जिला खनन पदाधिकारी से इस बारे में मिलने के लिए गया था, उनसे मैंने बात भी किया तो वो ऑन कैमरे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन इतना जरूर आश्वस्त किया कि इस पर जो है छापेमारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन तमाम जानकारी के लिए। तो खबर जामताड़ा से आपको बता रहे थे, जहां पर देखिए एनजीटी के रोक के बावजूद बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन और माफिया के बीच मिलीभगत है। हालांकि इस पर अभी खनन विभाग की तरफ से और ना ही प्रशासन की तरफ से कुछ भी कहा गया है। और कोरोना संकट में बोकारो के 3 हॉस्पिटलों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद तीनों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। कई केस जो है वो दर्ज होने के बाद चास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने वैसे लोगों से अपील की कि जिनके परिजन इन अस्पतालों में भर्ती थे और उनसे इंजेक्शन के नाम पर अधिक वसूली की गई थी, वो आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। जांच में भी देवांश सिटी केयर वलमार्क हॉस्पिटल में गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद ये फैसला जो है लिया गया है। मरीज के परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी। परिजनों से आवेदन भी मांगा गया है कि अगर उनसे रेमडेसिविर को लेकर ज्यादा पैसे वसूले गए हैं तो वो आकर आवेदन कर सकते हैं। जांच की जा रही है, उनको कितना रेमडेसिविर आवंटित हुआ, उसका इस्तेमाल उनके द्वारा किस प्रकार से किया गया, किन पेशेंट्स में किया गया, उसमें क्या राशि ली गई, सभी बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है। उस संबंध में जो लोग जिनसे अधिक राशि ली गई है वो लोग अपना आवेदन दे सकते हैं, उस बिंदु पर भी जांच निश्चित रूप से की गई। दुमका के मुफस्सिल थाना के चौकीदार की अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। अपराधियों ने मुफस्सिल क्षेत्र के 2 मोहानी गांव में घटना को अंजाम दिया है। मृतक चौकीदार सब्बीर अंसारी धनवारी गांव का रहने वाला था। हत्या के बाद चौकीदार का कार और मोबाइल भी गायब है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
बोकारो के कृष्णा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार सड़क पर पलट गई। स्थानीय लोगों ने महिला और पुरुष को किसी तरह से बाहर निकाला और सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के दौरान कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। लोहरदगा के कूडू में रेफरल अस्पताल का निर्माण अधूरा पड़ा है। अस्पताल का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन फिर 2009 में काम बंद हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि अस्पताल के निर्माण में 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का निर्माण कार्य हुआ था। जबकि इसमें 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2007 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। 2007 में इसका शिलान्यास हुआ था और अभी तक इसका कोई उठी नहीं है, कोई माए बाप नहीं है। ये अस्पताल भ्रष्टाचार में समा गया है। अस्पताल नहीं होने से रोगियों को लोहरदगा या रांची जाना पड़ता है। ये अस्पताल बनता तो पलामू, गुमला, लातेहार, रिम्स पर कम भार पड़ता, लेकिन जानबूझ करके इसको लटका दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि लोहरदगा जिले के मंत्री रामेश्वर उरांव अभी हैं, केंद्र में लोहरदगा जिले के विधायक और माननीय मंत्री हैं। रामेश्वर उरांव से जनता और मैं आग्रह करता हूँ कि इसे संज्ञान में लेकर इसे चालू कराया जाए, हॉस्पिटल को पुनर्निर्माण कराया जाए। 3-4 करोड़ रुपये लागत से हॉस्पिटल बना हुआ और बेकार पड़ा है। सर जमशेदपुर में मोक्ष के लिए अस्थियां अपने परिजनों का इंतजार कर रही हैं। शहर के शमशान घाट में कुल 115 लोगों की अस्थियां हैं, जिसे अब तक कोई लेने नहीं पहुंचा है। हाल ये है कि अस्थियां 2-2 महीने से शमशान के लॉकर में पड़ी हुई हैं। फिलहाल उन सारे लावारिस अस्थियों के शमशान के लॉकर में सुरक्षित रख दिया गया है। घाटों के कर्मचारी की माने तो लॉकडाउन की वजह से लोग अस्थियां लेने नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं जिन इलाकों में अनलॉक हो गया है, वहां परिजन आकर अस्थियां ले जा रहे हैं। कितना दिन से अस्थि सब पड़ा हुआ है? अस्थि ज़्यादा दिन के नहीं, लगभग 2-3 महीना का है। इसमें कोविड मरीज लोग का भी है? सब मिलावट है, सबको नॉर्मल। तो क्यों आदमी लोग यहाँ छोड़ के चल गया है? बस लॉकडाउन के चक्कर में कोई छोड़ देता है, कोई किसी का पैसा नहीं होता, गरीब आदमी रहता है तो किसी दिन कर नहीं सकता तो टाइम ले लेता कुछ। चतरा के सिमरिया प्रखंड के सबानो गांव में जर्जर सड़क के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। सड़क पर बारिश होने पर जलजमाव हो गया है। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान की रोपनी शुरू कर दी। कई साल से ग्रामीण चतरा सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने यह फैसला किया कि वो सड़क पर ही धान की रोपनी करेंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से एक एक करके धान की रोपनी ग्रामीण यहाँ पर कर रहे हैं और ये आक्रोश सड़क नहीं बनाने को लेकर है। सभी से गुहार लगाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा तो सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि पैदल चलने वाले भी गिर जाते हैं, गड्ढे में गाड़ियां फंस जाती हैं। इस रोड में आते जाते कितने लोग देखे, कितने प्रशासन देखे, कभी कभी तो विधायक जी भी आए हैं, लेकिन आज तक किन्हीं को कोई इसके विषय में भनक नहीं लगी है कि इसको बनाना है या काम करना है। यहाँ तक इस रोड का ये हालत हो गया है और विधायक जी का ये हालत हो गया है कि देखने के लिए कभी नजर नहीं आए हैं, न कभी सांसद नजर आए हैं, और जब वोट का टाइम आएगा तो बोलेंगे कि वोट दीजिए। जो कार्यकारी समिति के प्रधान हैं उन सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि अपने अपने पंचायतों में इस तरह के जो छोटे कार्य योजना है उसको जल्द से जल्द टेकअप करें, क्योंकि राशि की उपलब्धता उनके पास भी है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता के साथ बैठक की और 1 महीने के भीतर नियुक्तियां में
आ रही बाधाओं को दूर कर विज्ञापन प्रकाशन करने का निर्देश दिया। रोजगार को लेकर झारखंड सरकार के रेस होने पर रांची के युवाओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। युवाओं ने कहा कि राज्य सरकार केवल वादे करना ही जानती है और ये घोषणा अमली जामा कब पहनेगा इसका उन्हें इंतजार है। रांची के युवाओं की राय जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी निरंजन सिंह ने। रिक्त स्थान भरने की जो बात हो रही है वो तो अभी तक हमको नहीं लगता है कि अभी तक कुछ हुआ है उसके विषय में। और जो आदमी लोग को रोजगार नहीं मिल रहा वो बेचारे अपना इधर उधर ठेला लगा रहे हैं, वो सब भी ठेला उला भी सब अब उनका बंद है, रोजगार मिल नहीं रहा है, इधर उधर अपना किसी तरह अपना रोजगार बसर कर रहे हैं। जहाँ तक हम दिख रहे हैं कि कोविड ड्यूटीज में थे वो लोग का पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं है। हम खुद कोविड में थे, कोविड में था मेरा कोविड सेंटर में काम, तो मेरा खुद 2 महीना का पेमेंट नहीं आया हुआ है। तो अब हम जो फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए रेडी हो रहे हैं वो रेडी होने से पहले का जो पेंडिंग चीज़ है वो तो क्लियर करें। यहाँ पे होमगार्ड लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे, तो उन लोग का बात था कि उन लोग का जो 2 साल का रोज़गार था उसके बाद उन लोग को मतलब नया रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा हुआ ना कि जो रिम्स में जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं उन लोग का रोज़गार छीन के उन लोग होम गार्ड को बैठाया जा रहा है। मतलब दूसरे का लोग का रोज़गार छीन के हेमंत सोरेन ऐसा काम कर रही है कि दूसरे लोग को रोज़गार दे रही है। कई छात्रों से मैंने बात की, सबका यही कहना है कि जो युवा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं सबसे पहले उसके रोजगार मिलना चाहिए। जो भटकाव है, जो रोड पर भटक रहे हैं उसके हाथ में रोजगार हो, तभी जाकर के राज्य का और देश का विकास हो सकता है। ये कहना था युवाओं का। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। मुझे विश्वास है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की है तो बिल्कुल सोच समझ के किया गया है। अब यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए एक सौगात होगा और जो कई एक विभाग में कई एक जगह जो वैकेंसी जो है उसको भरे जाएंगे। और इस पर हमको लगता है कि जो पदाधिकारी हैं जो काम करने में जगह जगह में पेच जो लगाते हैं कहीं कहीं पर, वैसे लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। जबरदस्ती पेच लगाते हैं। इधर सरकार को समर्थन दे रहे विधायक बंधु तिर्की ने सरकार के फैसले की सराहना की, साथ ही आशंका जताई कि कुछ अधिकारी सरकार के फैसले में पेंच फंसा सकते हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन समय के साथ गोल पोस्ट बदलने में माहिर हैं और केवल सत्ता के लिए ही घोषणाएं की जा रही हैं। अगर सीरियस होती तो 10,000 से ज्यादा जो नियुक्तियां हैं वो अंतिम दौर पे हैं, उनके सारे फॉर्मेलिटीज हो गए हैं। वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी की बात करें, होमगार्ड के जवानों की बात करें, सिर्फ उनका मेरिट लिस्ट निकालना है, सरकार वो भी नहीं कर रही है। कार्मिक विभाग इसकी इजाजत नहीं दे रहा। तो हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ ऐसे घोषणा जो है वो करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और सिर्फ गोल पोस्ट बदल रहे हैं, और ये सरकार रियलिटी में कुछ करना नहीं चाहती। दुमका सदर अस्पताल में एक महिला 4-5 दिनों से इलाज के इंतजार में फर्श पर रहने को मजबूर है। बीमार और असहाय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद उन्होंने दुमका डीसी को तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला की स्थिति में सुधार करने और इस बारे में आगे की कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद दुमका डीसी ने मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि महिला का इलाज चल रहा है और उसे हर तरह की मेडिकल सहायता दी जा रही है। वहीं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी अस्पताल में मरीज का बेहतर तरीके से इलाज नहीं हो पाने से प्रबंधन और पूरे इंतजाम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 4-5 दिनों से ये महिला यहाँ नीचे पड़ी हुई थी, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता आए थे। तो कल आए तो हमको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। कल हम रात में ही यहाँ के सीएस से हम बात किए। सीएस बोलते हैं कि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ के सुपरिटेंडेंट से बात कीजिए। सुपरिटेंडेंट कल रात भर नहीं थे वो। ऐसे स्थिति में ये पूरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से फेलियर है। दूसरा, इसमें हमने डायरेक्ट मुख्यमंत्री को ट्वीट किया, तो मुख्यमंत्री जी हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से इस अस्पताल को संज्ञान में लेकर के पूरी तरह से जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करें।
उत्तर प्रदेश के देवरिया में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 33 मजदूर रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी से ईंट भट्टे पर बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। इस मामले की जानकारी सीएम को मिली, जिसके बाद सभी को छुड़ाने की कोशिश शुरू की गई। श्रम विभाग ने देवरिया के अधिकारियों से संपर्क साधा, जिसके बाद एक समिति का गठन किया गया, जिसने पूरे मामले की जांच की और 33 श्रमिकों को, उनके 9 बच्चों को छुड़ाने के साथ ही उनका बकाया 7 लाख रुपए में से 5 लाख का भुगतान ईंट भट्टा संचालक की ओर से किया गया। श्रमिकों के हटिया स्टेशन पहुंचने के दौरान विधायक बंधु तिर्की भी मौजूद रहे और उन्होंने सरकार के कामकाज की जमकर सराहना की। हम लोग को बहुत समस्या खराब था। हम सोचते थे हम दोनों पति पत्नी जाते थे तो ये लोग बोला कि दीदी हम भी चलेंगे आपके साथ, यहाँ कुछ नहीं काम नहीं मिलता है, खाली रोपनी में केवल काम मिलता है और धनकट्टी में, तो बैठ के क्या करें हम। राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं मजदूरों को वापस लाने का, श्रम विभाग कर रहा है, प्रवासी नियंत्रण कक्ष के जो पदाधिकारी हैं और फिया फाउंडेशन के जो लोग हैं, एक अद्भुत ये काम हो रहा है। पिछली सरकार भी के वक्त होता था मैं नहीं जानता, लेकिन इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि वापस मजदूरों को लाया जा रहा है। कि यहाँ जो गरीबी के कारण देश के अन्य राज्यों में यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं अपना रोजी रोजगार को खोजने के लिए, और ये निश्चित रूप से इसमें चाहे पूर्व की सरकार हो, अभी जो सरकार है, इसको भी इनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। हालांकि सरकार चिंता कर रही है और उसी का परिणाम है कि आज लोग सकुशल यहाँ पर लौटे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से जिंदगी को बचाने की कवायद जोरों पर है। इन सब के बीच रांची रेल मंडल ने भी अपने 40,000 रेल कर्मियों, रिटायर्ड कर्मी और परिजनों को बचाने की कोशिश तेज कर दी है। हटिया रेल अस्पताल में इसे लेकर तैयारियां तेजी पर हैं। कोरोना की तीसरी लहर और नए नए वेरिएंट लोगों के लिए खौफ पैदा कर रहे हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए रांची रेल मंडल भी अपने 7,000 कर्मियों समेत कुल 40,000 पूर्व रेल कर्मियों और परिजनों को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिशों में जुट गया है। इसको लेकर हटिया रेल अस्पताल में मुकम्मल तैयारी की जा रही है। एक नजर डालते हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रेलवे की तैयारियों पर। हटिया रेल अस्पताल में 40 बेड की सुविधा, बच्चों के लिए रहेंगे 8 बेड। सभी बेड पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सुविधा। अस्पताल में रहेंगे 136 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में। 4 वाईफाई मशीन की डिमांड की गई है। रेल अस्पताल में 7 स्थायी डॉक्टर, 12 अनुबंध पर। संसाधनों का सबका तो है जी, अभी रेडी है, सब रेडी है। हम लोग वेंटिलेटर, दवाई सब है, रेडी है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने का है, सैंक्शन हो चुका है, थोड़ा दिन में वो भी हो जाएगा। डॉक्टर वो तो है सफिशिएंट। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में तकरीबन 500 रेलकर्मी इसकी चपेट में आए थे और 25 कर्मियों के इस संक्रमण से मौत हो गई थी, जिसके बाद तीसरी लहर को लेकर रेलवे किसी भी तरह की चूक के मूड में नहीं है। थर्ड वेव आने का है, उसके लिए जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, जो एज पर प्रोटोकॉल है, उनका प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है और उसके लिए भी जो टेंडर्स और बाकी जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जहाँ तक बच्चों की बात है जो आपने किया, उसके लिए 8 बेड्स हैं वहाँ पे ईयर मार्क किए गए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और उसका देखा जाएगा जैसे सिचुएशन होता है। साथ ही एक जो कोविड से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके तहत हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है, वो तमाम तरह के हम लोगों को जो प्रोटोकॉल्स को पालन कर रहे हैं। हटिया रेल अस्पताल में इन दिनों वैक्सीनेशन भी जोरों पर है। साथ ही तीसरी लहर को देखते हुए जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन सपोर्टर बेड और वेंटिलेशन समेत अन्य मशीनों की भी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। हटिया रेल अस्पताल की ऐसी व्यवस्था देखकर रेल कर्मियों ने भी राहत की सांस ली है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं झारखंड।